दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे विद गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने चैप्टर फर्स्ट के बारे में, दैट इज़ योर बेसिक्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो हम लोग अपने पब्लिक फाइनेंस के पहले चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लिए, जहाँ पे कि मैं इन सारे लेक्चर्स का पीडीएफ नोट्स अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। देखिए, पब्लिक फाइनेंस एक तरीका है पब्लिक के फंड्स को, जनता के पैसों को मैनेज करने का, ठीक है। और जो ये पब्लिक के फाइनेंस को मैनेजमेंट या पब्लिक फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है, ये वाइडर टर्म है अपने आप में। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, रिसोर्सेज के एलोकेशन की ज़रूरत है, कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, अनफेवरेबल सिचुएशंस को कंट्रोल करने की आवश्यकता है बाय मेकिंग फाइनेंशियल एंड फिजिकल पॉलिसीज़। कैसे? तो फाइनेंशियल और फिजिकल पॉलिसीज़ को बना के, बजट्स को बना के, टू इंश्योर नेशन ग्रोथ। और इसके सोर्स ऑफ इनकम दो होते हैं, एक तो होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इसके नेचर के बारे में बात करते हैं। तो इसका नेचर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दो एस्पेक्ट होते हैं मॉडर्न फाइनेंस के। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये बिलीव करते हैं कि जो मार्केट मैकेनिज्म है, मतलब बिलीव करते हैं मार्केट मैकेनिज्म में ये लोग, और दे डील विद द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये पब्लिक फाइनेंस के थ्योरी के साथ डील करते हैं ओनली विद द पब्लिक रेवेन्यू, केवल और केवल पब्लिक रेवेन्यू के साथ, पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ और पब्लिक डेट के साथ, बिना कंसीडर किए हुए उनके इम्पैक्ट को, मतलब कि उनके इम्पैक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता पे, या फिर क्या प्रभाव पड़ रहा है जन कल्याण पे। दूसरी अगर बात करें तो ये आपका पहला जो मैंने आपको बताया, ये आपका पॉजिटिव नेचर का था। अब दूसरा नेचर होता है इसका नॉर्मेटिव। तो देखिए, जो वेलफेयर इकोनॉमिस्ट थे, इनका स्ट्रांगली बिलीव था वेलफेयर एस्पेक्ट पे, पब्लिक रेवेन्यू के और पब्लिक एक्सपेंडिचर के। नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू टैक्स द पीपल विदाउट इंश्योरिंग इकोनॉमिक वेलफेयर। इनका मानना यह है कि कोई भी गवर्नमेंट नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू टैक्स द पीपल, कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है, नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू टैक्स द पीपल विदाउट इंश्योरिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि बिना जनता के जन कल्याण को सुनिश्चित किए हुए, आर्थिक जन कल्याण को सुनिश्चित किए हुए आप टैक्स जनता पर नहीं लगा सकते हैं। पहले उनका वेलफेयर कीजिए, आफ्टर दैट उसे टैक्स लीजिए। यानी कि आपका टैक्स बेसिकली वेलफेयर के लिए होना चाहिए, यानी कि पहले वेलफेयर को वो लोग प्रायोरिटी देते हैं और बाद में टैक्स। तो ये नॉर्मेटिव है। तो ये दोनों आप समझ लीजिएगा। दूसरी अगर बात करते हैं स्कोप के बारे में, तो इसके अगर स्कोप के बारे में बात करें तो पब्लिक फाइनेंस जो है ये जुड़ा हुआ है मेथड्स ऑफ रेजिंग एंड एलोकेटिंग फंड्स, मतलब किस तरीके से फंड्स को रेज करना है, किस तरीके से उसको एलोकेट करना है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मेथड्स ऑफ रेजिंग एंड एलोकेटिंग फंड्स बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़, मतलब कि किसके बीच में, तो गवर्नमेंट के अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच में। अब इसके इंपॉर्टेंट ब्रांचेस क्या हैं। पहला इंपॉर्टेंट ब्रांच इसका है पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा है पब्लिक डेट, चौथा है बजटरी पॉलिसी और पांचवा है फिजिकल पॉलिसी। पब्लिक रेवेन्यू की अगर बात करें तो इसका संबंध एक इनकम से है या फिर अर्निंग से है, गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश के सरकार की कमाई से इसका संबंध है। पब्लिक रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, और पब्लिक रेवेन्यू में ही आपका टैक्स रेवेन्यू भी आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है। बात करते हैं अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर की, तो ये अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर के साथ डील करता है जिसकी आवश्यकता गवर्नमेंट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए है। तीसरी अगर बात करें तो पब्लिक डेट, जब भी कोई प्लान्ड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, किसी भी देश के गवर्नमेंट का जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसके टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट को पैसे उधार लेने पड़ते हैं अलग अलग संस्थाओं से और अलग अलग व्यक्तियों से, और इसी को पब्लिक डेट कहा जाता है। अब बात करते हैं बजटरी पॉलिसी। इसका संबंध फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप से है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरकार द्वारा बनाया गया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एंटिसिपेटेड रेवेन्यू, किसके संबंध में सरकार द्वारा बनाया गया, तो उसके एंटिसिपेटेड, जो एंटिसिपेट करके चल रहा है रेवेन्यू, उसके संबंध में। एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर ईयर, अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज़्यादा होता है तो बजट में क्या आ जाता है, बजट में आ जाता है डेफिसिट। अब पांचवा है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या करता है, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को प्रभावित करता है। वहीं अगर बात करें तो फिजिकल पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज जो इंस्ट्रूमेंट हैं आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, सब्सिडी,
प्रोविज़न और पब्लिक डेट, ये कुछ फिजिकल पॉलिसीज़ के क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, अब दे रहा है पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। क्या होता है ये पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस, ध्यान दीजिएगा। दोनों ही फाइनेंसेस के सेम ऑब्जेक्टिव होते हैं। बात अगर करते हैं प्राइवेट फाइनेंस की, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, एक इंडिविजुअल के वांट्स को सेटिस्फाई करना। वहीं अगर बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस के बारे में, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, पूरे समाज के व्यक्तियों का या व्यक्तियों की इच्छाओं का पूर्ति करना, या द एम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज ट्राइज टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स इन द सोसाइटी। अगर बात करते हैं रिसोर्सेज की लिमिटेशन के बारे में, तो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं टू सेटिस्फाई वांट। दोनों की ही बात करें, चाहे वो आपका प्राइवेट फाइनेंस हो चाहे आपका पब्लिक फाइनेंस हो, दोनों में ही प्राइमरी एम क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज वे में यूज़ करना, उनके यूज़ को मैक्सिमाइज करना। दोनों ही फाइनेंस का या दोनों ही फाइनेंस इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देखते हैं, और प्रायोरिटी के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज, वरीयता के हिसाब से बोथ फाइनेंसेस हैव टू रेज, दोनों ही फाइनेंसेस को रेज करना होता है सोर्स ऑफ इनकम, और एलोकेट करना होता है फंड्स अलग अलग एक्सपेंडिचर हेड्स में। बोथ फाइनेंसेस हैव टू बोरो टू ब्रिज द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में जो गैप आया है, उस गैप को ब्रिज करने के लिए दोनों ही फाइनेंसेस को पैसे उधार लेने होते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस एंड अदर साइंसेस के बारे में। तो पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा ब्रांच ऑफ पहली बात तो पब्लिक फाइनेंस क्या है, तो पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है। इकोनॉमी में इट इन्वॉल्व्स रेजिंग एंड स्पेंडिंग फंड्स बाई गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा फंड को रेज करना, गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा फंड को खर्च करना। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आर कंसिडर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी फॉर पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल कंसिडर किया जाता है जब भी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना होता है पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। इसीलिए पब्लिक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं। ये एक ऐसा फाइनेंस का स्टडी है गवर्नमेंट का और पब्लिक बॉडीज़ का। इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस विदाउट पॉलिटिकल फाइनेंस, बिना पॉलिटिकल फाइनेंस का इसका कोई अस्तित्व नहीं है। द पॉलिसी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज ऑलवेज फॉर्मुलेटेड बाय लुकिंग इनटू इट्स हिस्ट्री। अगर बात करें तो पब्लिक फाइनेंस का जो पॉलिसी है वो हमेशा हम लोग हिस्ट्री में देखते हुए तैयार करते हैं। स्टैटिस्टिकल डाटा पास्ट का जो है वो गाइड करता है गवर्नमेंट को और हेल्प करता है राइट ट्रैक को फॉलो करने में। जब भी हम लोग टैक्सेशन पॉलिसी को पता करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, तो गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि जो बर्डन है टैक्स का वो गरीब वर्ग पर नहीं पड़ रहा है, या जो कमज़ोर वर्ग हैं समाज के उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। ये बात सुनिश्चित करता है सरकार। अब बात करते हैं, एक हमारा थ्योरी है जिसको कि डेल्टन ने दिया था। ये थ्योरी है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इस थ्योरी के हिसाब से एक राज्य को रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए और उस पैसे को खर्च करना चाहिए जिससे कि लोगों का वेलफेयर क्या हो, मैक्सिमाइज हो। जब भी कोई राज्य टैक्स लागू करता है तो कुछ डिसयूटिलिटी क्रिएट होता है। वहीं दूसरी तरफ जब भी कोई राज्य ज़्यादा पैसे खर्च करता है तो यूटिलिटी में क्या आता है, गेन आता है। द स्टेट शुड सो एडजस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो स्टेट को इस तरीके से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करना चाहिए कि जो सरप्लस ऑफ यूटिलिटी है वो क्या हो, या यूटिलिटी जो है वो क्या हो, उसके सरप्लस मैक्सिमाइज हो, और जो डिस यूटिलिटी है वो क्या हो, मिनिमाइज हो। यूटिलिटी का सरप्लस मैक्सिमाइज हो और डिस यूटिलिटी मिनिमाइज हो। तो इस तरीके से एक स्टेट को क्या करना चाहिए, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करना चाहिए। डेल्टन के हिसाब से मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ये वो पॉइंट है जहाँ की MSS यानी कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सेशन और मार्जिनल सोशल बेनिफिट ये इक्वल हो, और जो पॉइंट होता है इक्वलिटी का MSS और MSB के बीच में, वही क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होता है या लिस्ट एग्रीगेट सोशल सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे MSS यानी कि मैक्सिमम मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहीं आपका क्या होता है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हो, मैंने आपको इस वाले फिगर में लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फिगर है इसमें कि आपको मैंने MSS कर्व शो किया है, और राइट हैंड साइड वाले फिगर में आपको मैंने MSB यानी कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट शो किया है। एक आपका लेफ़्ट से राइट जा रहा है अपवर्ड, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, और एक आपका लेफ़्ट से राइट डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, जब ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट E पे, तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अब इसके लिमिटेशंस क्या है मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस के, देखिए पहला है वैग्यू एंड एक्सट्रैक्ट। क्या मतलब है, तो देखिए ये जो आपका बेनिफिट और सेक्रीफाइस का ये जो टर्म है ये वैग्यू है एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता, ये केवल अपने आप में महसूस किया सकता है। तो ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनको क्वान्टिफाई करें और उनके एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन को क्या करें,
फाइंड आउट करें। डिफरेंट एरियाज़, ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग मार्जिनल बेनिफिट जो है उसको कंपेयर करें जो कि लोगों को मिल रहा है एक एरिया में फ्रॉम अ गिवन पब्लिक एक्सपेंडिचर विद द मार्जिनल सेक्रीफाइस अंडरगोन बाय पर्सन्स हु आर टैक्स्ड इन सम अदर एरियाज। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी इन ऑर्डर टू इक्वेट मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर से मार्जिनल बेनिफिट को बराबर करने के लिए विद द मार्जिनल सेक्रीफाइस के साथ फ्रॉम टैक्सेशन द रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू बी डिवाइडेड। ज़रूरत है कि रिसोर्सेज क्या किया जाए, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ डिविजिबिलिटी होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर की और टैक्सेस की इन स्मॉल यूनिट्स। इग्नोर्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये क्या करता है, टैक्स रेवेन्यू को ध्यान में देता है लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू को इग्नोर करता है। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या करता है बेसिकली, ये जो डायरेक्ट जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन द सेक्रीफाइस ऑन पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेयर्स एंड इग्नोर्स नॉन टैक्स रेवेन्यू लाइक फाइन्स, फीस, मार्केटिंग, बोरोइंग, इन सबको इग्नोर करता है। वहीं अगर बात करें मेंटेनिंग बैलेंस, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है एक स्टेट के लिए कि वो बैलेंस बनाए रखे डिस यूटिलिटी और यूटिलिटी में जो कि प्रोड्यूस हो रहा है टैक्स को इम्पोज करने की वजह से एंड यूटिलिटी ऑब्टेन बाय पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज द गवर्नमेंट इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सिंगल पर्सन नहीं है लेकिन अलग अलग सर्वेंट्स अलग अलग प्लेसेस पर हैं, अलग अलग विभागों में। अगर बात करते हैं सिमिलटेनियस कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल के बारे में, तो ये जो प्रिंसिपल है इसके लिए सिमिलटेनियस कैलकुलेशन की ज़रूरत है और इक्वेट करने की ज़रूरत है मार्जिनल सोशल बेनिफिट को पब्लिक एक्सपेंडिचर से और सेक्रीफाइसेस को टैक्सेशन से, जो कि आसान नहीं है। जैसा कि प्रोफेसर बुचाना ने कहा था, टू मैच देम इज़ अ फंक्शन फॉर द फिजिकल ब्रेन एंड कंप्यूटर्स। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे इसके कि एक वैग्यू एंड एब्स्ट्रैक्ट है, डिफरेंट इसके एरियाज़ हैं, पॉसिबल नहीं है अलग अलग एरियाज़ को कंपेयर करना, अलग अलग एरियाज़ के मार्जिनल बेनिफिट को कंपेयर करना। डिविजिबिलिटी की यहाँ पे कमी होती है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू को इग्नोर करता है। बैलेंस, मेंटेनिंग बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है स्टेट के लिए, और सिमिलटेनियस की कैलकुलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मीन्स इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन बैलेंस एंड सिमिलटेनियस कैलकुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इग्नोर नॉन टैक्स रेवेन्यू, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, डिफरेंट एरियाज एंड वैग्यू एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये कुछ लिमिटेशंस हैं रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर आपका इस वीडियो में कंप्लीट होता है, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको इस चैप्टर की रिगार्डिंग समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरीज हैं आपके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूँगा। सो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, विद ग्रेट नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।